नमस्ते, मैं हूं नम मिश्रा। स्वागत है आप सबका मेरे इस पॉडकास्ट चैनल की एक नई कहानी में, एक नए एपिसोड में। तो आज की हमारी ये पहले कहानी जिस पे हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में, एक ऐसे पूरे के पूरे गांव के बारे में जो आज भूत गांव के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा गांव जहां अगर आज कुछ है तो बस टूटे फूटे मकान, कुछ खेत खलिहान और सिर्फ भूतों का सन्नाटा। एक ऐसी जगह जो आज पहाड़ों के बीचों बीच जिंदा तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्वाला गांव की। स्वाला उत्तराखंड के चंपावत जिले का एक छोटा सा गांव, हाईवे से बिल्कुल सटकर है। एक ऐसा गांव जो रातों रात हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक ऐसा गांव जो कभी किसी जमाने में पूरा भरा पूरा हुआ करता था, पूरा फल फूल रहा था। वहां पानी था, वहां खेती थी, वहां लोग रहते थे, परिवार रहते थे, हंसते खेलते थे। गांव की जो चहल पहल, रौनक, ये सब कुछ जो होता है ये उस गांव में था। बल्कि आज जो लोग बुजुर्ग हैं, उस गांव के आसपास के हैं, उनका यह कहना है कि किसी वक्त किसी दौर में ये गांव उत्तराखंड का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। ये कहते कहते आज भी उनकी आंखें नम हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई कि आज ये गांव उजाड़ दिया वार हो चुका है। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। स्वाला एक ऐसा गांव जो आज उत्तराखंड में एक भूत गांव के नाम से फेमस है। उत्तराखंड माइग्रेशन प्रॉब्लम काफी टाइम से झेल रहा है। ऐसे सिचुएशंस में जब पूरा का पूरा गांव ये डिसाइड करता है कि हमें इस जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, मूव हो जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, वैसे सिचुएशन में ये पूरा का पूरा गांव अपने बने हुए मकान, अपने खेत, अपने खलिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। और ऐसे सिचुएशन में वो गांव एक घोस्ट टाउन बन जाता है, विच मीन्स कि वहां पर कोई नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर भूत रहते हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले हैं उत्तराखंड में अपने सफर के दौरान, जहां लोग ये मानते हैं कि ये जो घोस्ट टाउन्स होते हैं उनमें भूत रहते हैं। एक समय था जब ये गांव एक खुशहाल गांव था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अचानक तभी 1950s में इस जगह पर होता है एक एक्सीडेंट। इस गांव के ठीक ऊपर एक सड़क है जो अब एक हाईवे बन चुकी है। उस सड़क से 1950 के दौरान पीओसी की गाड़ी गुजर रही थी और अपने 8 जवानों को लेकर। आर्मी के ये 8 जवान उस ट्रक के पिछली सीट पर बैठे थे। इसका मतलब जो पिछला हिस्सा होता है वहां बैठे थे। एक ड्राइवर गाड़ी आगे चला रहा था और उस ड्राइवर के साथ था एक हेल्पर, यानी कि इस पूरे ट्रक में करीब 10 लोग थे। ये गाड़ी अपनी पूरी तेजी से उस सड़क से गुजर रही थी। शाम का वक्त था, तभी अचानक गाड़ी का संतुलन खोता है और ये ट्रक साइड में बनी रेलिंग को तोड़कर सीधा स्वाला गांव में जा गिरता है। गांव के लोगों में हड़कंप मच जाता है, आसपास चीख पुकार मच जाती है। सब लोग उस ट्रक के पास पहुंचते हैं। बच्चे, औरतें, मर्द, जितने भी लोग उस वक्त उस गांव में रह रहे थे, वो सब दौड़कर उस ट्रक के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस ट्रक में लहूलुहान 8 सैनिक पड़े हैं। एक ड्राइवर है और जाहिर है उसका जो हेल्पर था वो भी, मतलब सब लोग जो पूरी तरीके से घायल हैं। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस गांव के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। वो सैनिक वहां पर तड़प तड़प कर मर गए। वो पानी तक मांगते रहे लेकिन गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की। जो गांव वालों ने किया वो ये कि उन सैनिकों के पास जो सामान था, बंदूकें, कपड़े और कुछ भी था उनके पास था, उन सब को लूट लिया। ट्रक को खींचकर खाई की दूसरी तरफ फेंक दिया गया। सैनिकों के शवों के साथ माना जाता है कि कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे वहीं से उस गांव की किस्मत बदल गई। वो गांव श्रापित होने लगा। जो खेत थे वो उजड़ने लगे, जो जानवर थे वो अपने आप मरने लगे, लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, लोग बीमार होने लगे, छोटे छोटे बच्चों की मौत होने लगी और धीरे धीरे गांव में, वो आसपास के सारे गांव में ये बात फैल गई। उन 8 और 10 जवान के जो शव थे, जो लोग वहां मरे थे, आज ये गांव उनकी आत्मा से पीड़ित है।
वो 8-10 लोग जो वहां मरे थे उनकी आत्मा वापस आई है इस गांव में लोगों से बदला लेने के लिए, और जब तक ये गांव को उजाड़ नहीं देती वो चैन से नहीं बैठेगी। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे ये गांव अपने उजड़ने की कगार पर था। तब इस गांव में जो कुछ भी बचे कुचे लोग थे उन्होंने फैसला किया कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, और अगले ही दिन इस गांव को खाली कर दिया गया। माना जाता है कि स्वाला गांव के जो लोग उस वक्त वहां रह रहे थे, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, उनके ऊपर भी श्राप आया था, ना सिर्फ गांव के ऊपर। इसलिए वो लोग कहां गए इसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, आसपास के गांव के लोगों ने स्वाला गांव का इतिहास बरकरार रखने के लिए उस स्वाला गांव के पास ही एक दूसरा गांव बसाया जिसका नाम दिया गया नया स्वाला। मैं बात कर रहा हूं पुराना स्वाला की। गांव उजड़ गया, खेत सड़ गए, मकान टूट गए, सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन वो श्राप आज भी है। आज उस हादसे को 60 से 70 साल हो चुके हैं। आसपास के लोगों की माने तो आज भी वहां से रात में सैनिकों की चीखने की आवाजें आती हैं। बल्कि कई लोगों ने तो ये कहा है कि हमने दिन में भी देखा है। उस गांव के ठीक ऊपर हाईवे का काम चल रहा है और वहां पर बहुत सारे लेबर काम करते हैं। जब मैं वहां पर पहुंचा तो दिन में मैंने उन लेबर से बात करने की कोशिश की, उन मजदूरों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही कहा कि कभी कभी नीचे से ना आवाजें आती है, मानो कोई चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपके साथ ये दिन में होता है या रात में होता है? उन्होंने कहा, ये इसका कोई समय नहीं है, ये दिन में भी होता है, रात में भी होता है। अब क्या है कि हाईवे का काम चल रहा है तो आसपास रहने की जगह नहीं है, तो ये जो मजदूर वहां रहते हैं, इन मजदूरों को वहीं पर कैंप लगाकर दे दिया गया है, तो ये वहीं रहते हैं, ये वहीं अपना खाना बनाते हैं और वहीं सोते हैं और वहीं आराम करते हैं। तो जब मैंने उनसे डिटेल में जानने की कोशिश की कि किस तरीके की आवाजें आती हैं, तो उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई गिर गया हो, जैसे अगर किसी को चोट लगी हो तो वो चीखता है, वैसी आवाजें आती हैं। कई बार लगता है जैसे मानो कोई दौड़ता हुआ नीचे आया हो या फिर दौड़ता हुआ ऊपर आ रहा हो। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई जानवर है, क्योंकि यहाँ पर आसपास जानवर बहुत हैं, लीपर्ड्स वगैरह का बहुत खतरा है यहाँ पे, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जानवर है। लेकिन हाँ, कई बार कुछ ऐसी आवाजें हैं जो हम खुद भी पता नहीं लगा पाते कि ये आवाज है किस चीज की। इंसान की चीखने की आवाज आती है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये आवाजें अगर आपको आती हैं तो आप यहाँ पे सरवाइव कैसे कर पाते हैं, रह कैसे लेते हैं? जाहिर सी बात है, वो गरीब मजदूर हैं, उनके पास जीविका चलाने के लिए उनके पास ये काम मिला है, तो वो काम तो छोड़ नहीं सकते, तो रह लेते हैं वो यहाँ पे। हाईवे से करीब 800-900 फीट नीचे एक गांव है। आपको इस पहाड़ से उतरकर जाना पड़ता है। ये पहाड़ काफी खड़ा पहाड़ है, तो बिल्कुल सीधी उतराई और चढ़ाई है। तो मैंने जब वो जगह देखी तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ से चढ़ना और उतरना काफी मुश्किल है। मैंने हाईवे के साइड में ही अपनी गाड़ी लगाई, सिर्फ लिमिटेड सामान ले गया, एक तो टूल्स लिए, एक तो टॉर्चेस लिए और कुछ लाइट्स ली, और मैं उतर गया। मैंने हाईवे के एक मजदूर से एक मदद मांगी, और वो मदद ये थी कि क्या आप मुझे नीचे तक छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं देखा हुआ है। पहाड़ों का रास्ता पता होना चाहिए, वरना आप भटक जाएंगे। मैं स्वाला की जगह कहीं और चला जाऊंगा। और मैंने उनसे कुछ और लकड़ियों की गुजारिश भी की। मुझे पता था कि ठंड बहुत ज्यादा होने वाली है और रात में अगर मुझे यहाँ रुकना है तो मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वो मान गए, काफी अच्छे थे, वो मान गए और मेरे साथ नीचे भी चले। रास्ते में जाते जाते उन्होंने मुझे बताया कि एक बार उनका बेटा, जो इन्हीं मजदूरों के साथ काम कर रहा है, छोटा है, 18-19 साल का है, वो रात में शराब पीकर इस गांव में चला गया था रात के वक्त। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं आया। अगले दिन सुबह वो खुद ही आया चढ़कर वापस। तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई मैं गया था रात में उस गांव में और मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मैंने बोला ठीक है, पर इसमें अनयूजुअल क्या है, ये हो सकता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अनयूजुअल इसमें कुछ नहीं है। अनयूजुअल इस बात में है कि जब वो नीचे गया था तो वो कह रहा था कि मेरे पास में भी कोई सो रहा था, जबकि हकीकत यही है कि वो अकेला गया था और वो अकेला वापस आया था। उस मजदूर ने ये जो लाइन बोली ना, बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे ये बात बोला, 1 मिनट के लिए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुद को लगने लगा था कि क्या मैं सही जा रहा हूं। मतलब कैन यू इमेजिन कि आप रात में एक ऐसी जगह जहां आपके आसपास कोई भी नहीं रहता,
इंसान तो छोड़ो, जानवर तक नहीं है। और आप किसी तरह अपने आप को मना कर वहां सोते हैं और अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपके ठीक पास में कोई सो रहा है या कोई है। भाग भी नहीं सकते वहां से, क्योंकि एक बात तो समझ आ गई थी कि यह जगह आज रात के लिए जेल है। चाहे जो भी हो, रात तो यहीं बिताना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह सब बातें करते करते हम नीचे स्वाला पहुंचे। और जब हम स्वाला पहुंचे तो मेरे सामने था एक बड़ा सा खेत, जिसमें मैंने देखा कि यहां पर ताजा सब्जियां लगी हुई थी। यानी कि कुछ लोग हैं जो इस खेत का आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में थे बहुत सारे घर, टूटे फूटे घर, एक लाइन से बने थे। और उसके पास एक बाउंड्री वॉल थी जो उस पूरे गांव को घेर रही थी। देखकर समझ में आ रहा था कि यह बाउंड्री जो है बहुत पुरानी नहीं है, यह 20-30 साल पहले की बनाई गई होगी। और लोहे की तार से उसको वायर कर दिया गया था। यानी कि कोई तो था जो चाहता था कि लोग इस गांव के अंदर ना आए। और फ्रेश खेती देखकर मुझे यह लग रहा था कि आज भी लोग यहां आते हैं। तभी अचानक मुझे नजर आती हैं कुछ औरतें उस खेत में। अब मैं उनसे बिना पूछे अंदर नहीं जा सकता। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनको समझाया। हम चीख रहे थे एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर। मैं इस तरफ था दीवार के और वो खेत में थी, तो हम एक दूसरे से चीख चीख कर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आंटी थी जो शायद मान गई। वो आई, वो मुझे एक पतले से रास्ते से गांव के अंदर ले गई, जो बाउंड्री वॉल को पूरा क्रॉस करने के बाद ही एक पतला सा रास्ता था जिससे आप अंदर जा सकते हैं। वो रास्ते पर भी मोटे मोटे बांस लगा करके उनको बंद कर दिया गया ताकि उससे पासिंग ना हो सके। मैं अंदर गया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल बहुत टीवी वाले और ये यूट्यूब वाले लोग आ जाते हैं कैमरा लेकर और बोलते हैं कि इस गांव में भूत रहता है और ये और वो। हम ऐसा नहीं मानते, हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये जो खेती वेती यहाँ पे शुरू की, वो कब से शुरू की खेती वेती? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गांव था वो हमारे पूर्वजों का था और हमने इधर 2-3 साल पहले ही इस जमीन को उपजाऊ बनाया और खेती करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग यहीं रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ दिन में सिर्फ अपना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खेती करते हैं और फिर शाम होते ही चले जाते हैं। यह समय था जब मैंने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि भैया अगर ऐसा है तो आपको लगता है कि दुनिया झूठ बोल रही है, तो आप खुद यहां रहकर साबित क्यों नहीं कर देते कि यहां पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता? मैं जानता था कि इस बात का उत्तर उनके पास भी नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या इसलिए कि वहां पे कोई भूत है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसी जगह पर रुकना खतरनाक है। डर उनके मन में भी था। खैर, मैंने उनको अपनी बात बताई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे आज रात यहीं रुकने दिया जाए, जिसके बारे में वो मान गए। बस उन्होंने एक बात कही कि भैया रात में आप अगर रुकना चाहते हो तो आप शौक से रुको, लेकिन रिस्क आपका होगा पूरी तरह से। अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैडम आपके ऊपर कोई ब्लेम करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मैं अभी कहाँ हूँ। खैर, उसके बाद थोड़ी बहुत नॉर्मल बातचीत हुई कि भाई कैसा है गांव, आसपास का मौसम कैसा है, वगैरह वगैरह। जाते जाते उन्होंने मुझसे एक बात क्लियरली समझाई कि देखो, यहाँ कुछ भी करना पर बाघ से बचकर रहना। रात में यहाँ पर अक्सर बाघ आ जाते हैं। 1-2 बार हमारे मवेशी उठाकर ले गए इसी जगह से, दिन में भी, और प्लीज ये ध्यान रखना। शाम हो गई थी और वो लोग जाने लगे थे। तो करीब 6:30 बज रहे थे और अंधेरा ढलने पर था। ठंडी हवाएं बहनी शुरू हो गई थी और मुझे एक बात तो पता थी कि आज रात यहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली थी। धीरे धीरे वो लोग पहाड़ चढ़कर मेरी आंखों से ओझल हो गए, और अब अगर वहां पर कुछ था तो वो था मैं, अंधेरा, मेरे कुछ इक्विपमेंट, ठंडी हवा और शायद 8 या 10 भूत। रात काफी मुश्किल होने वाली थी, इतना तो मैंने समझ लिया था। धीरे धीरे ठंड बढ़ी। करीब 8, साढ़े 8 बजे के आसपास वो जो लकड़ियां हम ऊपर से लेकर आए थे, उन लकड़ियों को मैंने जलाने की कोशिश की, पर हवा इतना तेज था कि बार बार कोशिश कर रहा था पर वो बुझे जा रही थी।
तो फाइनली मैंने एक ऐसा कोना ढूंढा जहां पर लकड़ी जलाई और यकीन मानिए उस लकड़ी की आग के पास बैठा तो बहुत राहत पहुंची। करीब 1-1.25 घंटे के आसपास मैं वहां बैठा रहा, सोचता रहा कि कैसी चीजें, अगेन आसपास की आवाजों पर ध्यान देता रहा। यह बहुत जरूरी है। ये बात मैं हर बार करता हूं कि एटमॉस्फेयर फ्रेंडली अगर आप हो जाएंगे तो आसानी होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एक टारगेट बनाया था। मैंने ये टारगेट बनाया था कि इस गांव में जितने पुराने घर मौजूद हैं, मुझे हर एक घर में जाकर देखना है। हर एक घर में जाना है, मुझे देखना है कि वहां है क्या। इनमें से कुछ घर ऐसे भी थे जो लॉक थे, मतलब बाहर से उनमें कुंडी लगाकर काफी पुराना ताला सालों से लटका दिया गया था, जिसमें अब शायद जंग लग चुकी थी। एक हथौड़ा मारो तो टूट कर गिर जाएगा, कुछ ऐसा हालत था। मेरा गोल क्लियर था कि मुझे आज पूरी रात यहां रहना है और हर एक घर में देखना है कि क्या हो रहा है, एक एक घर में। करीब 9:30-10 बजे के आसपास मैंने ये सफर शुरू किया। ये घर जो वहां बने हुए हैं वो एक लाइन में बने हुए हैं, समझिए इस बात को। ये फैले हुए नहीं है, ये एक ही सीधी लाइन में बने हुए हैं। और एक ही सीधी लाइन में अगर आप काउंट करें तो जब मैंने काउंट किया तो करीब 25 से 30 घर थे। घरों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कॉमन है। नीचे छोटा सा हॉल बनाया गया है। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मवेशी रखने के लिए। और उस हॉल के बाद एक छोटा कमरा बनाया गया है, उसका भी ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है, रात में वहां मवेशियों को अंदर रख देने के लिए, ताकि अगर रात में कोई जंगली जानवर आए तो वहां पे उस जानवर पे हमला ना कर पाए। उस पे फर्स्ट फ्लोर जो बनाया गया है, उस फ्लोर पे एक हॉल और एक किचन बनाया गया है। बाथरूम का इंतजाम नहीं है, जाहिर सी बात है, उस समय लोग बाथरूम खेतों में जाया करते थे और राज भी जाते हैं। उस पूरे घर में जब आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं तो सबसे पहले एक हॉल दिखता है। हॉल के लेफ्ट और राइट एक कमरा दिखता है, और लेफ्ट साइड वाला जो कमरा है उसी कमरे से सटे सटे बिल्कुल एक किचन बनाया गया है। और राइट वाला जो कमरा है उसी कमरे से सटे सटे एक फूड स्टोरेज, यानी अनाज का जो स्टोरेज होता है उसके लिए स्पेस बनाया गया है। ऊपर की छतें मिट्टी से ढकी गई है और ऑलमोस्ट घर का जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। बस फर्क इस बात का है कि कोई घर किसी साइज से छोटा है तो कोई घर किसी साइज में बड़ा है। तो मैंने अपने लेफ्ट साइड में एक स्ट्रीम पॉइंट पे जो घर था वहां से अपना सफर शुरू किया। एक एक घर में मैं गया। जब आप पहले तो आप नीचे जाते हैं, नीचे मैंने देखा कि सिर्फ आप कमरा खोलते हैं, नीचे मिट्टी का फर्श बनाया गया है, जो अब जाहिर सी बात है वहां पर सामान तो कुछ भी नहीं है। 2-4 घरों में घड़े वगैरह पड़े हुए हैं और वो टूटे फूटे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक एक घर को मैंने देखना शुरू किया और हर घर में कुछ और हो ना हो, पर एक चीज जरूर थी, एक बहुत ही सैड फीलिंग थी। जाहिर सी बात है अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो आपके मन में वो चीजें चल रही हैं कि कैसे यहाँ पर सैनिक गिरे होंगे, वो मरे होंगे और लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया गया होगा वगैरह वगैरह। ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। बैक इन द माइंड है, वो सीन आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप वहीं खड़े हो तो जाहिर सी बात है आप वो सीन जो है वो विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आपको वो पेन समझ आ रहा है लोगों का। जब आप अंदर जाते हैं तो एक एक घर से होते हुए गुजरते हैं तो मुझे ऐसा वहां कुछ नहीं मिला। मैंने लगभग सारी रीडिंग लेने की कोशिश की, लेकिन देयर वाज नथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ भी पैरानॉर्मल हो रहा है या यहाँ कोई, अकॉर्डिंग टू टूल्स एटलीस्ट। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि टूल्स इतने भी पावरफुल नहीं होते कि एक सुपर नेचुरल एनर्जी को कैच कर पाए। इनकी एक लिमिटेशंस है, लेकिन वो लिमिटेशंस तक भी आई फाउंड नथिंग। धीरे धीरे एक एक घर क्रॉस होता गया। उसके बाद बारी आती है एक बड़े घर की, जिसके बाहर एक बड़ी सी कुंडी थी और एक ताला लटका हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था। अब क्या इस ताले को तोड़ना सही था या गलत था यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच जानना था। तो मैंने बिना कुछ सोचे उस ताले को तोड़ दिया और जब मैं अंदर घुसता हूं तो एक बहुत तेज से बदबू एकदम से आती है, मानो कोई लाश अंदर पड़ी हो और सड़ गई हो सालों से, कुछ ऐसी बदबू। मैंने लाइट से चारों तरफ देखने की कोशिश की, वहां कुछ नहीं था। पुराना घास फूस, कुछ मटके, कुछ और मिट्टी के बर्तन। हाय, हॉल काफी बड़ा था बाकी घरों के मुकाबले। एक एक जो घास फूस था, जो घड़ा था, उन सबको
छू कर देखने की कोशिश की, सबको हटा कर देखने की कोशिश की, ये सोचकर कि क्या पता फर्श पर कुछ मिल जाए। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि अचानक बहुत तेज आवाज आई, जैसे मानो बाहर से कोई दौड़ता हुआ आया हो। जब आप ऐसे लोकेशन पर है ना और ऐसी आवाज आती है तो यकीन मानिए उस वक्त आप उस आवाज के पीछे भागते हैं, बेसुध होकर, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आपको वो मोमेंट में वो एविडेंस चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है कि यार मैं कैसे इस चीज को साबित करूं कि यहां पर है क्या। तब आप गैजेट्स निकालना और फोन निकालना और कैमरा चलाना ये सब आप भूल जाते हो। उस वक्त आप बस उस चीज के आवाज के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं बेसुध होकर, और यही मैंने किया। मैं बस उस आवाज के पीछे भागा। मैं जैसे ही 2 सीढ़ियों से नीचे उतरा, नीचे उतरकर लेफ्ट मुड़ना था मुझे, जैसे ही मैं लेफ्ट मुड़ा मेरा पैर फिसल गया और मैं वहीं गिर गया। जब मैं गिरा तो 1 मिनट के लिए तो मैं सन्न हो गया, क्योंकि चोट जो थी वो मेरे सर पे भी लगी थी, थोड़ी सी पीठ पर भी लगी थी। मैंने उठने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो राइट लेग है, यानी कि मेरा दायां पैर है, उस पैर में भी चोट लगी थी। फिर मैंने टॉर्च जला करके देखा, मैंने एक आर्मी ग्रीन कलर का कार्गो पहना था। लकड़ी का एक टुकड़ा मेरे घुटने के ऊपर थाई वाले हिस्से में अंदर घुस गया था, खून बह रहा था थोड़ा थोड़ा। यह मेरे लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात थी ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका घायल हो जाना, इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है, और डिप्रेसिंग भी। एक तो आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसके ऊपर से अगर चोट ज्यादा गहरी हो तो मेडिकल अटेंशन आप तक नहीं पहुंच सकती, और ना ही आप इतना ऊपर चढ़कर जा सकते हो। खैर, मैंने उस चोट को देखने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले तो लकड़ी का वो टुकड़ा था उसे खींचकर बाहर निकाला। ब्लीडिंग शुरू हो गई। खींचने के बाद कट लगा तो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, और जैसे ही वो ब्लीडिंग शुरू हुई थी मैंने उस पर रुमाल रखा। पहले तो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर साइड में जाकर बैठा। मैंने अपना बैग निकाला, बैग से सैफ्रॉन वगैरह थे मेरे पास, उसमें से वो निकाले। फिर उससे मैंने साफ करने की कोशिश की, जितनी पॉसिबल बैंडेज हो सकती थी वो मैंने कर दी। उसको देखकर एक बात तो समझ आ गई थी कि इस पर स्ट्रेचर्स की जरूरत नहीं है। आई टुक अ सिप ऑफ वाटर। मैं कुछ पैरासीटामोल वगैरह कैरी करता हूँ एंड पेन किलर्स। मैंने वो पेन किलर लिया। जब यह पूरी प्रोसेस चल रही थी, पानी पीने और दवा लेने के बीच के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट साइड से किसी घर से कुछ ठोकने की आवाज आ रही है। आप समझिए, ऐसा होता ना कि मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपकी दीवार की दूसरी तरफ वाला इंसान अपनी दीवार में कोई कील ठोक रहा हो, तो वो आवाज जो जैसे आती है, ठीक वैसे ही आवाज मुझ तक आने लगी। मैंने अपने लेफ्ट में जरा सा ऊपर देखने की कोशिश की कि घर था, जिसमें मुझे लगा कि यार ये किसी घर से आवाज आ रही है। धीरे धीरे मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए उस घर के अंदर तक पहुंचा। यकीन मानिए, जब मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो आवाज उस घर के अंदर से ही आ रही थी। कोई नहीं था। अजय, उस घर के अंदर छोड़िए, उस गांव के आसपास भी कोई नहीं था, लेकिन उस हॉल के अंदर से वो आवाज आ रही थी। मतलब मैं ये इस हॉल में खड़ा हूं और इसी हॉल से ये आवाज आ रही थी, मानो कोई कहीं कील ठोक रहा हो। मैं इमीडिएटली सारे डिवाइसेस निकाले और उन पर एविडेंस कैप्चर करने की कोशिश की। सारे डिवाइसेस में रीडिंग्स 0 थी। 0। देयर वाज नथिंग, एब्सोल्युटली। आई वाज नॉट सरप्राइज्ड। सुपर नेचुरल की बात कर रहा हूं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चंद हजार और इंसान के बनाए टूल्स की, जो शायद सुपर नेचुरल पकड़ ले। नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बट वो जब आवाज वहां से आ रही थी, मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि यह जगह क्या है, यह है क्या, यह आपके दिमाग से खेल रही है। ऐसा तो नहीं कहीं कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं था। आप यकीन माने ना माने, वो आवाज वहां से आ रही थी और कुछ ही सेकंड बाद वो आवाज वहां से गायब हो गई। विच लेफ्ट मी स्पीचलेस। रात अभी बाकी थी, करीब 10 घर अभी बाकी थे। पैर का दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने ये सोचा कि यार जब 20 घर कर ही लिए तो 10 घर और भी कर लेता हूं। यहां पर ऑलरेडी 2 चीजें मेरे साथ हो चुकी थी। एक किसी दौड़कर गुजरना जिसका मैंने पीछा किया, और दूसरा उस कील के ठुकने की आवाज आना। ये 2 चीज हो चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता कुछ और मिल जाए। एक एक घर का कोना देखा मैंने, मुझे वहां पे उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। यह पूरी रात मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद रहने वाली है।
मैं ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पर जा चुका हूं और इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पर जाऊंगा। इस पूरे सफर के दौरान आप ऐसे कई कहानियां, कई लोकेशंस के बारे में सुनेंगे, लेकिन यह लोकेशन मेरे दिमाग पर गहरा छाप छोड़ गया। एंड आई डोंट नो व्हाई। एंड इफ यू डोंट नो व्हाई, व्हिच मीन्स यू आर इन द पैरानॉर्मल एरिया। सो दिस इज नव मिश्रा साइनिंग आउट फ्रॉम द स्वाला विलेज। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अब होगा भूतों के झूठ पर सच का वार। हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस पॉडकास्ट पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई, फॉलो बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।